Assalamu alaikum. My name is Dr. Samashfaq, and in this lecture, I am going to discuss about a very important pathology, acute epiglottitis. So, actually, acute epiglottitis does not only include epiglottis. तो ये देखा गया है कि acute epiglottitis में some other structures भी involve होते हैं that are above the level of vocal cord. That's why this disease is also known as supraglottic laryngitis. मतलब क्या है इस बात का कि laryngitis involving the supraglottic structures. अब हमारे पास supraglottic structure में कौन कौन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उनके अंदर हमारे पास आता है एपिग्लोटिस, एरिएपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड एरेटिनॉइड्स. मतलब क्या है इस बात का, आपको पता होगा. ऐसे करके आपको एपिग्लोटिस नजर आते हैं. अगर हम लेटरल व्यू देखें, दिस इज एपिग्लोटिस, these are the एरिएपिग्लोटिक फोल्ड्स arising from the both sides of एपिग्लोटिस. ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, एरेटिनॉइड्स. और इस जगह पे हमारे पास आते हैं वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, सो दिस इज द सुप्राग्लोटिक पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास है एपिग्लोटिस, एरिएपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड एरेटिनॉइड कार्टिलेज. So, acute epiglottitis is the acute inflammation of epiglottis. Not only epiglottis, but supraglottic structures that include epiglottis, aryepiglottic folds, and arytenoid cartilage. Aryepiglottic folds क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर अपर सरफेस, अपर बॉर्डर के ऊपर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना, वो एक्सटेंड करते हैं बिटवीन द एपिग्लोटिस एंड एरेटिनॉइड कार्टिलेज, जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल से सरफेस एनाटमी और एनाटमी ऑफ द लेनिक्स के अंदर. ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज द एज ग्रुप. अब ये एज ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको कोई सिनेरियो में वो डायग्नोस बनवाना चाहते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का, तो उसके अंदर वो एज ग्रुप यही वाला देंगे. क्या एज ग्रुप है? 2 to 7 years. ठीक है, 2 to 7 years ऑफ एज. अब फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें एक क्वेश्चन आएगा सारा कि उसको एक बच्चा आपके पास आया जो 4 से 5 साल का, मोस्टली ना 4 से 5 साल के दरमियान की एज देंगे, 4, 5, 6, 7. ठीक है, इस तरह का कोई एज ग्रुप एज देंगे. उसको स्ट्राइडर है, उसको डिस्ने है, उसको डिस्फेजिया है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा है. तो एज ग्रुप आप लोगों ने याद रखना है कि 2 to 7 ईयर का अगर कोई एज ग्रुप होगा, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या सोच रहे हैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. क्यों? क्योंकि जो एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस डिजीज है वो काफी सिमिलर है टू एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, बट उसमें एज ग्रुप क्या है, 3 months to 3 years. ठीक है, उसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा कि 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 10 माह का बच्चा है, इस तरह का क्वेश्चन होगा. ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट. आपको उसने पूरे एक सिनेरियो में ऊपर ऐसा क्वेश्चन दिया कि सारे फीचर्स दे दिए उसने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के. नीचे उसने पूछा कि व्हाट विल बी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इट इज अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सो यू शुड नो द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. दैट इज H influenza, Haemophilus influenza. ठीक है, Haemophilus influenza is the causative organism of acute epiglottitis. नेक्स्ट वी हैव द क्लिनिकल फीचर. अब आपको क्लिनिकल फीचर्स पे क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? क्लिनिकल फीचर्स हेल्प यू टू गेट द डायग्नोसिस, क्योंकि सिनेरियो जो होगा उसके अंदर उसने क्लिनिकल फीचर्स बताए होंगे. सो आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स का पता होना चाहिए, कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. सेकेंडली, वो क्लिनिकल फीचर्स क्यों हैं, इस तरह आपको वो चीज ज्यादा याद रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल फीचर, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूट इन्फेक्शन ये एक इन्फेक्शन है, और जब कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो जनरल फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन आते हैं. वो क्या होंगे? फीवर, हेडेक, मायल्जियास, आर्थ्रेल्जियास, मलेज, और सोर थ्रोट हो सकता है. आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है, जब गले का इन्फेक्शन होता है तो सोर थ्रोट होता है. ये सबका एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट, ये इस चीज को मैंने 3D से याद किया हुआ है कि जब भी लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, एनी डिजीज विच इज इन्वॉल्विंग द लेरिंग्स, तो उसमें एनी डिजीज विच इज इन्वॉल्विंग द लेरिंग्स, उसमें 3Ds आते हैं. डिस्फोनिया, डिस्फोनिया का आप कह सकते हो होर्सनेस ऑफ वॉइस.
डिस्फेजिया एंड डिस्निया, डिस्फोनिया विच इज अ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया एंड डिस्निया। अब ये फीचर्स क्यों अपीयर होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जब कोई डिजीज लेरिंग्स को इन्वॉल्व करेगी तो ये फीचर्स अपीयर होंगे, क्यों होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्फोनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आपको पता है कि लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स भी हैं। अब जब लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो जस्ट इमेजिन ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस दौरान वो इन्फ्लेमेशन वोकल कॉर्ड्स तक भी स्प्रेड कर जाती है और वोकल कॉर्ड्स की भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकती है। सो वेन एवर द लेरिंग्स इज इन्वॉल्व, कोई पैथोलॉजी है लेरिंग्स की, ये उसकी वजह से वो पैथोलॉजी वोकल कॉर्ड तक स्प्रेड कर गई और वोकल कॉर्ड्स का भी एडीमा हो गया। सो एनी पैथोलॉजी इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, देयर विल बी होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, और इसके अलावा आपके पास एक्यूट लेरिंजाइटिस, वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप, ये सब डिजीज हैं जिनके अंदर वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इन डिजीज के अंदर आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया, ये भी बहुत इजी पॉइंट है। दिस इज द लेरिंग्स, जस्ट इमेजिन दिस इज द एसोफेगस। आपको पता है ना, एसोफेगस लाइज पोस्टीरियर टू द लेरिंग्स। अब होगा क्या, अब जब इन्फ्लेमेशन होगी है लेरिंग्स की, इन्फ्लेमेशन हुई लेरिंग्स की, अब लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, उसकी वॉल्व का अडीमा होगा, वॉल्व्स जो है उनकी, उसकी जो वॉल्व्स हैं उनका अडीमा होगा। जब वॉल्व्स का अडीमा होगा, अडीमा होता जाएगा, लेरिंग्स जो है वो स्वेल करता जाएगा, लेरिंग्स विल कंटिन्यू टू स्वेल अप। अब ये देखो, ये लेरिंग्स है, इसकी वॉल स्वेल होती जाएगी, स्वेल होती जाएगी एंड causing the compression of the esophagus which is lying behind the larynx। दोबारा सुनो, when there is inflammation of the larynx, there will be edema of the walls of larynx। अब जब larynx की walls का edema होगा, obviously बात है वो चीज हैवी हो जाएगी and it will cause the compression of the esophagus which is lying behind the larynx। so अब जब वो बंदा खाने की कोशिश करेगा, जब वो बच्चा खाने की कोशिश करेगा, it is unable to swallow the food leading to dysphagia। ठीक है, सो dysphagia भी हो गया। नेक्स्ट इज डिस्निया, डिस्निया इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द लेरिंग्स, एयर ने जाना ऊपर से नीचे जाना। अब एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो गया, एपिग्लोटिस बहुत ज्यादा स्वोलन हो गया, बहुत स्वोलन हो गया, लेरिंग्स का डीमा हो गया, लेरिंग्स बिकम सो मच स्वोलन, ऐसे करके देखो बहुत स्वोलन हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लेरिंग्स ये जो है लेरिंग्स की वॉल जो है उनका इन्फ्लेमेशन होगी, जब कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे एडीमा होता है, और जब लेरिंग्स की वॉल्स का एडीमा होगा तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएंगी, और जब वो स्वेल होंगी तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और जो एयरवे है वो नैरो डाउन हो जाएगा। अब जब एयरवे नैरो होगा, सो पेशेंट विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीडिंग टू डिस्निया। सेकेंडली, जब लेरिंग्स की कोई पैथोलॉजी होती है, लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहां पे सेक्रेशंस की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है टू गेट रिड ऑफ दैट पैथोलॉजी। ठीक है, जैसे कि गाड़ी के ऊपर अगर कोई चीज आके लगती है तो हम उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी की जो शील्ड होती है, सामने शीशा होता है, उसके ऊपर कोई चीज लगती है तो हम उसको साफ करने के लिए पानी स्विच फेंकते हैं। इसी तरह जब लेरिंग्स की कोई पैथोलॉजी होती है तो उसको साफ करने के लिए लेरिंग्स म्यूकस सेक्रेशन प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब वो म्यूकस सेक्रेशन जब आती है वो भी फर्दर यहाँ पे ना इकट्ठी होने लग जाती है। वो एक तो थिक होती है, क्योंकि देखो वो थिक होती है, एक्चुअली दीज सेक्रेशन आर थिक, और जब वो सेक्रेशन थिक होती है वो फर्दर नैरोविंग करवा देती है एयरवे की, तो ऐसे करके दे विल कॉजेस फर्दर नैरोविंग ऑफ द एयरवेज। नेक्स्ट, ट्राइपॉड पोजीशन। अब ये ट्राइपॉड पोजीशन एक, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एपिग्लोटाइटिस। ट्राइपॉड पोजीशन उन कंडीशन में देखी जाती है जब कोई शख्स है उसको ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, उसको ना सांस लेने में मसला आ रहा होता है ना, जब लोगों को कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो उसको सांस लेने में मसला आ रहा हो, कोई पैथोलॉजी से वो लंग्स की पैथोलॉजी हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी हो, उसको सांस लेने में मसला आ रहा है, तो वो ट्राइपॉड पोजीशन को यूज करके ना अपने आप के ना चेस्ट कैविटी की स्पेस को बढ़ाते हैं, चेस्ट कैविटी के स्पेस को बढ़ाते हैं, और ना इससे ना वो फोर्सफुली ब्रेथ लेने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो ट्राइपॉड पोजीशन होती क्या है, तो ये देखें, ट्राइपॉड पोजीशन में क्या होता है, अभी हम बच्चे की एग्जांपल लेते हैं, बच्चा बैठा होता है,
थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में होता है। क्या क्या फीचर्स है? नंबर वन, एक तो सिटिंग पोजीशन में होगा। नंबर टू, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड होगा। और नंबर थ्री क्या होता है? अपने जो आर्म्स है ना, उसको ना, ये देखो, सपोर्ट किया होता है। आर्म्स को सपोर्ट किया होता है। ठीक है। एक तो सिटिंग पोजीशन में, ये देखो ना, आपको इसके लिए साइनोस नजर आ रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं कि ये बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। तो जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं तो लोग इस पोजीशन को यूज करके अपने सांस लेने को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। ट्राइपॉड पोजीशन। सो आर्म्स ऑन द सपोर्ट, slightly lean forward and in sitting position. नेक्स्ट, डूलिंग ऑफ saliva, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब एक बच्चा है, हम कंटिन्यूसली, हमारी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन होती है, हम उसको कंटिन्यूसली स्वेलो करते रहते हैं। अब क्या हुआ है? डिस्फेजिया हो गया। अब जब डिस्फेजिया हो गया, सेकेंडली लेरिंग्स भी क्या है? लेरिंग्स इज आल्सो इन्फ्लेम्ड। तो अगर लेरिंग्स के पीछे से कोई चीज गुजरेगी तो वहां पे पेन होगी। तो एक तो पहले ही डिस्फेजिया है, एंड सेकेंडली जब वहां से वो बच्चा सलाइवा गुजारने की कोशिश करेगा तो उसको फर्दर पेन होगी। तो वो क्या करता है? बच्चा सलाइवा जो है वो स्वेलो करना छोड़ देता है। सो द सलाइवा विल बिगन टू ड्रूल फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ। ठीक है, उसके मुंह से ना बाहर थूक निकलने लग जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सलाइवा कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है ओरल कैविटी के अंदर, जो कंटिन्यूसली एसोफेगस के अंदर जा रहा है। बट नाउ ड्यू टू लेरिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, देयर इज डिस्फेजिया। उसने एसोफेगस को कंप्रेस कर दिया है। अब सलाइवा पीछे नहीं जा पा रहा। तो क्या होगा? बच्चा स्वेलो करना छोड़ देगा और वो सलाइवा उसके मुंह से बाहर निकलने लग जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। नाउ डायग्नोसिस, आई ऑलवेज मेंशन दैट व्हेनेवर आपको डायग्नोसिस का आएगा, क्वेश्चन आता होता है डायग्नोसिस का, चार पॉइंट्स आपने याद रखने थे इनमें। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लैब इमेजिंग। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लैब इमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में आप क्या कहोगे? लिखोगे, एक लाइन लिख देना, वी विल टेक अ डिटेल हिस्ट्री अबाउट द क्लिनिकल सिम्टम्स। आप उससे सिम्टम्स के बारे में डिटेल हिस्ट्री लोगे। एग्जामिनेशन आप क्या करोगे? एग्जामिनेशन टू लुक फॉर द साइंस। अब एग्जामिनेशन में बस क्या क्या आता है? नंबर वन, टंग डिप्रेसर, एंड नंबर टू, आइडियल इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। एक्चुअली होता है ऐसे कि ना, एग्जामिनेशन जो है ना वो मोस्टली कह लो कि ना, आप कहा जाता है कि ना किया जाए, मतलब ओपीडी के अंदर या क्लिनिक के अंदर एग्जामिनेशन ना किया जाए। क्योंकि जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं ना, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं, तो उससे ना जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इट मे कन्वर्ट इनटू कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने एग्जामिनेशन करना है तो आप एग्जामिनेशन उन जगहों पे करो जहां पे आपके पास इंट्यूबेशन की फैसिलिटी मौजूद हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है तो आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करवाने के लिए इंट्यूबेशन कर सकते हैं। सो आप तो अब फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन है क्या। टंग डिप्रेशन करते हो आप, क्या देखो, आपको पता है, हम साइड से अगर देखें, ये आपकी है टंग, और टंग के पीछे होता है एपिग्लोटिस ऐसे, और ये होती है ऐसे ओपनिंग, ऐसे। नॉर्मली अगर आप एक बंदे की टंग को ऐसे करके डिप्रेस करो, इसको डिप्रेस करो, तो आपको एपिग्लोटिस नहीं नजर आएगा। ठीक है, आपको पीछे एपिग्लोटिस नहीं नजर आएगा। बट अगर उस बंदे को एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है तो क्या होगा? उसका एपिग्लोटिस, इन्फ्लेमेशन है। जब किसी की इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है और एरिथमेटोस हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, और वहां पे वेसल्स कंजेस्टेड हो जाती हैं, और इस वजह से वो रेड भी हो जाती है। सो आपको इसका एपिग्लोटिस इनलार्ज नजर आएगा, ऐसे करके इनलार्ज हो जाएगा इसका एपिग्लोटिस। एक तो इनलार्ज है, swollen है। सेकेंडली ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन वो रेड है। तो जब आप टंग डिप्रेस करोगे, टंग उसके नीचे आएगी, तो पीछे आपको सामने नजर आएगा एक स्वोलन रेड एपिग्लोटिस, चेरी रेड एपिग्लोटिस। ठीक है। क्यों है स्वोलन? हमने अब डिस्कस कर लिया कि क्यों है स्वोलन, क्यों है रेड, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन्फ्लेमेशन, एडिमा और एडिमा। तो आपने जब उसका नॉर्मल आपको नहीं नजर आएगा, जब वो स्वोलन होगा तब भी आपको वो नजर आएगा। सो आप उसकी टंग को डिप्रेस करोगे, आपको पीछे सामने क्या नजर आएगा? स्वोलन रेड एपिग्लोटिस। ठीक है, सही हो गया। लैब्स, जितने भी इन्फेक्शन है उनके अंदर आप लैब्स के अंदर ये पॉइंट लिख सकते हो: सीबीसी, ईएसआर,
ब्लड कल्चर, और क्योंकि ये थ्रोट का इन्फेक्शन है तो आप इसमें थ्रोट से भी कर सकते हो, थ्रोट से सेंड फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, तो आप लैब्स का यही लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज द इमेजिंग, ठीक है। नाउ दिस इज द इमेजिंग, आप क्या करवाते हो, एक्सरे, एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू, उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, नॉर्मली अगर आप ऐसे देखो ना, नॉर्मली एपिग्लोटिक का शेडो आपको इतना सा नजर आता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखो क्यों है, द थिंग इज कि आप लोगों को चीजों का पता होना चाहिए, यू शुड नो द लॉजिक्स ऑफ एवरीथिंग। एपिग्लोटाइटिस हो गया है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन है, जब किसी की इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या होती है, अडीमेटस। अगर एपिग्लोटिस इतना था, जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये डीमेटस होकर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। सो सोलन एपिग्लोटिस को जब आप एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू पे देखते हो तो आपको इतना मोटा नजर आता है, जस्ट लाइक द थंब। ये देखो ना, अगर ये ऐसे हो इस तरह करके, ये थंब है, इतना मोटा है, ऐसा लगा जैसा किसी का थंब हो। सो दिस इज नोन एज थंब साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। On X-ray soft tissue neck later you will see thumb sign in acute epiglottitis. So this is all about the diagnosis. Now we are left with the treatment. How will you treat this patient? As I already mentioned, in acute epiglottitis there is severe respiratory obstruction. अब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उस बच्चे को सांस लेने में मसला आया, तो आप उसको क्या करोगे, आप फौरन उसको हॉस्पिटलाइज करो, ठीक है। फौरन आप उसको हॉस्पिटलाइज करते हो, क्यों, क्योंकि वो घर में रह के सांस नहीं ले पा रहा, आपने तो हॉस्पिटलाइज करने और साथ उसकी एयरवे को मेंटेन करना। अगर उसकी एयरवे मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, आप उसमें इंट्यूबेशन कर सकते हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हो, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालो। और अगर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाल सकते तो आप उसमें क्या करो, ट्रेकियोस्टमी करो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट इज द मेंटेनेंस ऑफ एयर, क्योंकि देखो अगर वो सांस ही नहीं ले पाएगा तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसको हॉस्पिटलाइज करके उसके एयरवे को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टमी। नेक्स्ट इज O2 सप्लीमेंटेशन, आप उसको ऑक्सीजन दो, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, एक देनी। आईवी फ्लूइड, जब बच्चों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, हमारे बच्चों को नहीं बड़ों को भी, जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो देयर इज रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जब आप इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करते हो तो आप साथ ही, आपको पता है कि जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो हम उसका ABCDE चेक करते हैं, तो जब आप इसका सर्कुलेशन चेक करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि ये बच्चा शॉक में जा रहा है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, कोल्ड क्लैम्सी, स्किन नस्की, फीबल पल्स है, टेकिकार्डिया है। तो आप क्या करोगे, आप उसके IV फ्लूइड्स होगी, ठीक है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ थिक secretions, ठीक है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ थिक secretion which is increasing the extent of obstruction। अब देखो secretions की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगी, जब वो secretions थिक हो। नॉर्मली तो आपको पता है कि secretions थिन होती हैं और वो उनको आप सिलियरी मूवमेंट के साथ ऊपर भेजते हो और वहां से वो स्वेलो हो जाती हैं या कफ आउट हो जाती हैं। बट अगर वो secretions थिक हो तो वहीं पे रिजाइड करने लग जाती हैं, वहीं पे रुकने लग जाती हैं और वहीं पे फर्दर नर्विंग करवाती हैं। तो आपने क्या करना है, देखो थिक secretion का क्या मतलब है कि उनके अंदर वाटर कंटेंट कम है, उनके अंदर फ्लूइड कम है। तो आप क्या करोगे, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है वेटिंग, किसी चीज को वेट करना। तो आप क्या करोगे, वो जो सेक्रेशन है ना उनकी ह्यूमिडिफिकेशन करोगे या स्टीम इनहेलेशन करवाओगे, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन और स्टीम इनहेलेशन करवाओगे, जिससे आप क्या करते हो, वो जो थिक सेक्रेशन है ना उनको वेट कर देते हो। वेट करके मतलब उनके अंदर पानी डाल देते हो। अब जब आपने उनके अंदर पानी डाला है तो वो जो थिक सेक्रेशन थे वो क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी और वो इजीली स्वेलो हो जाएंगी, ठीक है, आप इजीली उनको मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट 3 A's। I always mention in my lectures that कहीं भी आपको इन्फेक्शन नजर आता है तो आपने ना 3 अपने ज़हन में रखना है। 3A का क्या मतलब है, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स, यू विल गिव एंटीबायोटिक्स। क्यों एंटीबायोटिक्स देनी है, ऑब्वियसली बात है,
इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निकलने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स देनी है, जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन आती है। यू विल गिव पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। क्यों? ऑब्वियस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स हो। एनाल्जेसिक्स आपने क्यों देनी है? जब कोई इन्फेक्शन होता है पेशेंट को पेन में होता है, तो आपने उसकी पेन से निकालने के लिए उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं। ठीक है, आप उसको एस्प्रिन दे सकते हो, पैनाडोल दे सकते हो। ठीक है, साथ साथ उसका फीवर भी इससे रिकवर हो जाएगा। लास्टली एंटी इंफ्लेमेटरी, जब कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, स्वीर इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे एडिमा होता है और वहां पे स्वेलिंग होती है, तो आपने उसको एंटी इंफ्लेमेटरी देने, लाइक आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन या आईवी डेक्सामेथासोन देते हो। इससे क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, उसकी वजह से एडिमा भी कम होता है, क्योंकि द मेन पैथोलॉजी बिहाइंड द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज द एडिमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो जब आपने उसको एंटी इन्फ्लामेटरी दोगे, वो इन्फ्लेमेशन कम होगी, उस वजह से वो एडिमा भी कम होगा। जब वो एडिमा कम होगा तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन थी वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, आल्सो नोन एज सुप्राग्लोटिक रेनिंजाइटिस। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अल्लाह हाफिज।